तो हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। 11 days टू गो, है ना। अब हम जब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ये आप लोगों को पता है कि ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं आती है, और एक 1 मार्कर और एक 1 मार्कर, ऐसे इसमें क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसमें जनरली इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश पूछते हैं या नो फ्लो होता है। एक क्वेश्चन आता है कि ये इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। एक जो क्वेश्चन आता है उसमें या तो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को बोलते हैं 6 नंबर में। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को आएगी तो उसमें एडजस्टमेंट कोई एक आएगी। पूरी कैश फ्लो अगर आएगी तो हर एक एक्टिविटी में जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तीनों में से तीनों के लिए मतलब 2-2 आइटम्स आएंगे और एक ही एडजस्टमेंट आएगी या फिर विदाउट एडजस्टमेंट आएगा। लेकिन अगर उन्हें एडजस्टमेंट ज्यादा देनी है तो वो कोई एक ही एक्टिविटी निकालने को बोलेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। या थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि एक पूरा क्वेश्चन दे दिया, अब आपको पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना, वो अलग अलग पार्ट्स पूछ रहे हैं। 4 क्वेश्चंस पूछ लिए 1.5 मार्क ईच के। पहला क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट विल बी द कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट विल बी द कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या व्हाट इज द लॉस ऑन सेल, हाउ मच परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, टोटल आउटफ्लो, ओनली आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें घूम भी गया क्वेश्चन। आपको बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपको पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ रहा, और उनका क्या बेनिफिट हो रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन को घुमा भी दिया। बच्चे पूरी कैश फ्लो बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग पार्ट्स पूछ लिया और हर एक में से कुछ पूछ लिया। ऑपरेटिंग में से सिर्फ इतना पूछ लिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करो, इन्वेस्टिंग में से सिर्फ इतना पूछ लिया कि कितना हमने परचेज किया असेट, फाइनेंसिंग में से सिर्फ इतना पूछ लिया कि कितना आउटफ्लो हुआ। समझ रहे हो? हर एक में से छोटा छोटा पोर्शन पूछ लिया उन्होंने। तो इस तरह से पूरा ना पूछ के ये भी तरीका है। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैश फ्लो के हर कंपोनेंट के बारे में बस पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, AS3 रिवाइज्ड के अंडर में हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये 3 एक्टिविटीज हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की करेंगे। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई अलग अलग मेथड्स नहीं है, एक ही बात है। अब ऑपरेटिंग सबसे बड़ा पोर्शन होता है पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है, सबसे बड़ा पोर्शन हमारा ऑपरेटिंग होता है। तो पहली बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। जो भी हमारी कोर एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, वो ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग हमारा है कोर एक्टिविटी। तो जो भी एक नॉर्मल बिजनेस है उसके लिए सैलरी देना, रेंट देना, लाइट एक्सपेंसेस देना, डेटर्स को पैसे, डेटर से पैसे लेना, क्रेडिटर्स को पैसे देना, डिस्काउंट, कमीशन, जो कुछ भी तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो, जो तुम लोगों ने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, वो सब तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सब तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। तो नॉर्मल किसी भी एक नॉर्मल जनरल बिजनेस के लिए ये सब ऑपरेटिंग है। अब थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस की बात कर लें, जैसे कि एक फाइनेंस बिजनेस है। फाइनेंस बिजनेस का मेन काम क्या होता है? फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोन्स लेना और देना, लोगों के डिपॉजिट्स लेना और लोन देना। उसमें कमर्शियल बैंक्स भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती हैं, सब आ जाता है। तो उनके लिए इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट लेना, ये क्या है? ऑपरेटिंग है, ठीक है। डिविडेंड देना, किसी भी तरह की कंपनी हो, एनी टाइप ऑफ कंपनी, डिविडेंड
पेड, कैसी भी कंपनी हो वो हमेशा फाइनेंसिंग में ही आता है, डिविडेंड पेड। हाँ, अगर आपको ये लिखा हुआ है कि डिविडेंड हमने जो पे किया है वो कुछ हमारे ऑपरेशनल सिक्योरिटीज वगैरह थी, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया तो बात और है, अदरवाइज डिविडेंड पेड तो चाहे कैसी भी कंपनी हो उसके लिए वो फाइनेंसिंग ही आएगा। बाकी इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब ऑपरेटिंग होगा एक फाइनेंस कंपनी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 4 आइटम्स हैं, एक है डिविडेंड पेड, एक है डिविडेंड रिसीव्ड, एक है इंटरेस्ट पेड, एक है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हम बात करें एक फाइनेंस कंपनी, एक नॉन फाइनेंस कंपनी, तो फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों के लिए। लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग। हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया कि हमने कहीं तो इन्वेस्टमेंट की है किसी कंपनी के डिबेंचर्स में या शेयर्स में, तो हमें जो इनकम आ रही है वो हमारी इन्वेस्टिंग इनकम है फॉर अ नॉन फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारी ऑपरेटिंग में आ गई। फाइनेंस कंपनी के लिए सारी ऑपरेटिंग में आ गई, और डिविडेंड पेड दोनों ही कंपनी के लिए फाइनेंसिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है, क्योंकि ये इनकम है और हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की तो हमें इनकम हो रही है। और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है। क्यों फाइनेंसिंग है? क्योंकि हमने डिबेंचर्स इशू किए या लोन लिया, बोरोइंग्स की, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, हमने कोई ना कोई बोरोइंग्स की जिसपे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इन द नटशेल, फॉर अ फाइनेंस कंपनी डिविडेंड पेड is a financing activity, rest of the items are operating. But for a non-finance company, आपकी dividend received, interest received investing और बाकी ये दोनों financing। समझ में आया? अब बताओ क्या डाउट है? नॉन फाइनेंसिंग में डिविडेंड जो पेड है वो फाइनेंसिंग है। डिविडेंड पेड ना हमेशा ही फाइनेंसिंग होता है, ऑलवेज। और फिर उसमें भी जाता है ना ऑपरेटिंग। हाँ, वो तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ना, इसलिए। बट उसके कोर अगर नेचर की बात करें तो वो फाइनेंसिंग है। हाँ, जो ऑपरेटिंग है तो ये फाइनेंस कंपनी का है ना? हाँ हाँ, ये फाइनेंस कंपनी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि ये एक कंफ्यूजन। के लिए जो मिल रहा है वो इन्वेस्टिंग हुआ। हाँ हाँ, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए जो मिल रहा है वो इन्वेस्टिंग हुआ। ठीक है, ऐसे ही रेंट पेड कोई भी हो, एक रियल एस्टेट या कोई भी ऐसी फर्म जो प्रॉपर्टी में डील करती है, उनके लिए रेंट रिसीव्ड एंड रेंट पेड दोनों ही ऑपरेटिंग होगा, क्योंकि उनका काम ही ये है, रेंट लेना देना, इधर से कमीशन उधर से कमीशन, ये उनका मेन काम है। ठीक है, तो उन्होंने रेंट पे किया या रेंट रिसीव किया, ये ऑपरेटिंग है। लेकिन एक नॉर्मल, एक जनरल कंपनी के लिए रेंट पेड इज ऑपरेटिंग और रेंट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो हमारा ये जनरली 1 मार्कर में ही आता है,
बट अब ये कि इनमें से कौन सा पॉइंट आ जाए हमें नहीं पता ना, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग में हम दिखाते नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं इसलिए। ठीक है, देखो जो तुम्हारे सेट होते हैं ना, अलग अलग जो सेट आते हैं उनमें कुछ नहीं फर्क आता। कभी भी ये नहीं होता कि अलग अलग सेट में क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस आएगा। फर्क सिर्फ इतना होता है, एक सेट में डिविडेंड पेड फाइनेंस कंपनी का पूछ लिया, एक में नॉन फाइनेंस का पूछ लिया, एक में डिविडेंड रिसीव्ड पूछ लिया फाइनेंस का, एक में नॉन फाइनेंस का पूछ लिया। 4 सेट में 4 क्वेश्चन बन गए। अब बात ये होती है, जिसको जो चीज आती होती है, अगर उसके सेट में वो नहीं आता तो हम कह देते हैं हमारा सेट बुरा था। इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता सेट्स में। ज्यादा क्वेश्चंस की नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाती है। जो क्वेश्चन तुम्हारे में 13 होगा उनके में हो सकता है 12 हो, वो भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, क्योंकि 3 मार्कर तो 3 मार्कर ही रहेगा, 4 मार्कर तो 4 मार्कर ही रहेगा, 6 मार्कर तो 6 मार्कर ही रहेगा। ठीक है, तो कभी भी ये दिमाग में मत रखना कि ये सेट नंबर, क्योंकि ये बहुत सारे मिथ आने शुरू हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स आते ही कि ना ये वाला सेट हमेशा टफ होता है, ये वाला सेट हमेशा इजी होता है। तो ना आप साइकोलॉजिकली उससे बहुत परेशान हो जाते हो कि ओफो मेरे पास भगवान ये वाला सेट ना आ जाए। और अगर आ जाता है तो आप पहले अपना मोरल डाउन कर लेते हो कि देखा मेरे साथ तो अच्छा होने ही नहीं होता, ये वाला सेट आ गया, या ये वाला सेट हमेशा आसान होता है, वो आ गया तो आप इतने खुश हो जाते हो कि ओवरवेल्म्ड हो जाते हो और उस खुशी में आप कुछ गड़बड़ कर देते हो। तो ट्राई टू बी काम, नॉर्मल। इट डजंट मैटर कि हमारे पास कौन सा सेट आया है। सेट का नंबर ये कभी डिसाइड नहीं करता कि वो टफ है या वो इजी है। हमारी प्रिपरेशन ये डिसाइड करती है कि हमें पेपर टफ लग रहा है या इजी लग रहा है। सेकेंड थिंग, सीबीएसई का पेपर कभी भी टफ नहीं होता, नेवर, ये मान के चलो। क्योंकि सिर्फ आप ही लोग नहीं हो, ऑल ओवर इंडिया में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें उनके हिसाब से को भी देखना पड़ता है। आप लोग तो बहुत ही प्रिविलेज्ड बच्चे हो कि हाँ बहुत ही सारी रिसोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन ऐसे भी तो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उनके लिए भी पेपर फ्रेम होता है कि वो भी ठीक ठाक नंबर ले आए। तो इसलिए कभी भी अननेसेसरी टफ नहीं आता। पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो थोड़ा ट्रिकी आए, दैट्स इट। ठीक है, और वो आपको रीडिंग टाइम में रिकॉग्नाइज कर लेना है। ठीक है, अब ये हमारा आ गया कि कौन सी एक्टिविटी हम डिसाइड करेंगे कहाँ आती है। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज जो कि प्रॉपर्टी, जो भी असेट्स होते हैं टेंजिबल असेट्स के परचेज या सेल से रिलेटेड हैं, चाहे हमने वो सेल प्रॉफिट पे की हो या लॉस पे की हो, इट डज नॉट मैटर। हमने वो सेल किया है, उसके रिसिप्ट्स इन्वेस्टिंग में आएंगी। लॉस या प्रॉफिट यहाँ मैटर नहीं कर रहा, हमने सेल किया है, इन्वेस्टिंग हो गया। फिर चाहे उस पर प्रॉफिट लिखा हो चाहे लॉस लिखा हो, उसको एक्सप्लेन मत करना। आपसे इतना पूछा गया है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग ₹5 लाख सोल्ड फॉर ₹6 लाख। नीचे ऑप्शन है फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग बोथ। अब आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे चले जाते हो और आप सोचते हो ओ 5 की चीज 6 में बेची है, प्रॉफिट तो हम ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं, तो आप ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बोथ कर देते हो। तुम्हारी साइकोलॉजी तो टीचर्स को भी पता है ना। मैक्सिमम बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं। नहीं करना, आपको अपने कोर पे ध्यान देना है कि उस ट्रांजैक्शन की कोर एक्टिविटी क्या है। सेल ऑफ असेट बिल्कुल इमैटेरियल है, वो सेल हमने प्रॉफिट पे किया है, लॉस पे किया है। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग की ऑप्शन हो तो वो नहीं लेनी है, आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इनकम डेराइव्ड हो रही है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। दिखाते हम इसको ऑपरेटिंग में भी हैं एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रिमेंबर, ये सब आइटम्स हम ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं, बट कोर बाय कोर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिकॉज वी हैव डन सम इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स व्हाई वी रिसीव्ड इट। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इन्वेस्टिंग में क्या हुआ, एनी सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स एंड एनी इनकम डिराइव्ड देयर फ्रॉम। ठीक है, फिर हम टेंजिबल असेट्स की बात कर रहे हैं, यहां सिर्फ टेंजिबल असेट्स।
इंटेंजिबल एसेट्स का क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट्स में अगर परचेज कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग, सेल कर रहे हैं तो भी इन्वेस्टिंग, लेकिन अगर वैल्यू कम हो रही है तो हम उसे सेल नहीं मानते। नॉर्मली क्या होता है, बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी तो हम उसे डेप्रिसिएशन या सेल मान लेते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम सेल नहीं मानते, जब तक कि लिखा ना हो। हम उसे एमोटाइजेशन मानते हैं, एंड एमोटाइजेशन इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स की अगर हमने परचेज किया है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। क्लियर हुआ? फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? किसी भी तरह का हमने फंड रेजिंग किया है या हमने किसी भी तरह की पेमेंट की है, फॉर रेजिंग दैट फंड, दैट कम्स इन फाइनेंसिंग। अगर हमने बैंक से लोन लिया है, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिए हैं, हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिए हैं, हमने उनकी रीपेमेंट की है, हमने उनका इंटरेस्ट पे किया है, हमने डिविडेंड पे किया है, शेयर्स इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशू किए हैं, रिडीम किए हैं, तो ये सब हमारा फाइनेंसिंग में आता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कोई भी ट्रांजैक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। पहले तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। दूसरी चीज हमें रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है। वो तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि अगर पैसा आ रहा है तो इनफ्लो है और जा रहा है तो आउटफ्लो है। कॉम्प्लिकेटेड होता है नो फ्लो। क्यों? जैसे कि हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग किया या इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ एनी बिजनेस किया, तो ये नो फ्लो है। हमने एक असेट परचेज किया, उसके बदले में शेयर्स दे दिए, कैश का तो कहीं बात ही नहीं हुई ना, तो ये नो फ्लो है। अगर हमने बैंक में पैसे जमा कराए या विड्रॉ किए, अगर हमने करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज की या सेल की, मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी कि कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनको अगर हमने सेल किया या परचेज किया, यानी कि हम सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं एक आइटम से दूसरे आइटम में, तो ये मूवमेंट को हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते, दिस इज नो फ्लो। हमने बोनस इशू किया, अपने ही शेयर होल्डर्स को हमने बोनस दिए, बोनस शेयर्स दिए। बोनस शेयर्स मतलब विदाउट रिसीविंग मनी कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बोनस इशू का यही मतलब होता है कि कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट रिसीविंग एनी मनी। तो बोनस इशू तो किया, अगर बोनस इशू किया तो नो फ्लो। ठीक है, समझ में आई बातें कि कहां पे नो फ्लो आएगा। तो दो वैरायटी के क्वेश्चंस हो गए। अब मैं एक बार फॉर्मेट तुम्हें पूरा बता देती हूँ। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का। ठीक है, अब जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो नॉर्मली फॉर्मेट क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हो गया ए, बी हो गया इन्वेस्टिंग, ये इसी सीक्वेंस में होता है, इस सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, और सी होता है फाइनेंसिंग। ये तीन वैल्यूज हमारी आ जाती है। कई बार आपको ना बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको तीनों की वैल्यूज गिवन है, या आपको ऑपरेटिंग का आंसर गिवन है और आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर निकालना है सिर्फ, और पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो ऐसे में आपका फॉर्मेट पे ही ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि उन्होंने इतना आसान करके इसलिए दिया है कि वो चाहते हैं कि आप पूरा फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, तो ये जब आ जाता है इन तीनों को ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी, इसे हम कहते हैं नेट इंक्रीज। इंक्रीज ही लिखो, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हमेशा इंक्रीज ही लिखो, क्योंकि अगर मान लो कम भी हो रहा है तब भी हम उसे ब्रैकेट में डाल देंगे, तो वो इंक्रीज, अगर नेगेटिव में दिखा रहे हैं तो वो डिक्रीज ही हो गया। ठीक है, हमेशा माइनस वाली फिगर को ब्रैकेट में डालो, उससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होंगी। और इसमें हमने ऐड किया
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या कहेंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। अब जब हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग में हमारे पास जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस है, हमने वो लिया। ठीक है, इसमें हम 3 आइटम्स ऐड करते हैं, जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, एक प्रपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। अब ये फिगर्स कैसे लेते हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व कौन सी वैल्यू होगी? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेंगे इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन। ठीक है ना। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेंगे इफ गिवन इन एडजस्टमेंट। ठीक है, हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो इफ गिवन इन एडजस्टमेंट। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमेशा इग्नोर ही करते हैं, प्रीवियस ईयर का ही लेंगे। ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड तो आपको एडजस्टमेंट में ही गिवन होगा। ये फिगर्स हमारे पास आ गई। प्रॉफिट क्यों कर देते हैं करंट ईयर में? करंट ईयर का इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि क्या क्योंकि वो अगले साल पे करते हैं। उसको हम अगले अभी इस साल के प्रॉफिट्स में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, अप्रूवल मिलता है, उसके बाद वो एडजस्ट होता है। तो अभी तो सिर्फ वो डिक्लेयर हुआ है, डिक्लेयर होने से कुछ नहीं होगा, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है। करंट ईयर का इतनी जल्दी होता नहीं है, हम तो 31 मार्च को बना रहे हैं ना, जबकि उसमें तो टाइम लगेगा। जिस डेट को हम बना रहे हैं उसी डेट का अगर प्रपोज डिविडेंड दिया भी हुआ है तो वो तो इस डेट का हमने कैश फ्लो बना रहे हैं, उसी डेट की बैलेंस शीट दी हुई है, उसी ईयर एंड का हमें प्रपोज डिविडेंड दिया है, तो अभी तो उसकी ऑडिट होगा, फिर वो अप्रूवल आएगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसलिए उसको हम नहीं लेके चलते अभी। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वैसे तो ये इतना पोर्शन ये सजेस्टेड होता है कि इसको वर्किंग नोट्स में दिखाया करो, और अपनी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो यहां से स्टार्ट करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। बट अगर तुमने ये कंटिन्यूशन में बना भी दिया तो कोई बहुत ऐसा तोप नहीं हो जाएगी, मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। फिर इसमें हमने ऐड करी नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश चार्जेस। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश चार्जेस कौन से होते हैं? डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ। नॉन कैश चार्जेस में डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, ये 2 आइटम हमारे नॉन कैश में आ गए। और बाकी नॉन ऑपरेटिंग में डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, अगर कुछ हेडिंग दी हुई है तो। ठीक है ना, यानी कि एनी टाइप ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। इंश्योरेंस क्लेम इधर आएगा या ऊपर प्लस हो जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम ऊपर प्लस हो जाएगा एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और बिल्कुल लास्ट में जब जाएंगे तो वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश चार्जेस हो गए। आपको अगर कोई नहीं भी दिया हुआ आइटम तब भी ये वो हेडिंग से, मैं यहाँ सिर्फ उतनी ही हेडिंग लिख रही हूँ जो कंपलसरी टू राइट है, मतलब अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं भी गिवन तब भी वो लिखनी ही होती है। मैं इसीलिए अंदर के कंपोनेंट यहाँ नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि वो अगर होंगे तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे, बट ये हेडिंग लिखनी कंपलसरी है। ठीक है, तभी तो कह रही हूँ फॉर्मेट में अगर बनाना है तो लिखना ही है, तभी तो मैं लिख रही हूँ। अगर अंदर के कंपोनेंट नहीं दिए हुए तब भी लिखना है। क्यों? तो ये है कि कुछ नहीं कह सकते,
AS3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहां भी आ जाता है वहां पे हमें उन्हीं की बात माननी पड़ती है। और फिर उनसे क्यों पूछना है, जीरो लिख देंगे। हाँ डैश डाल दो, डैश डाल दो, नील लिख दो, जीरो लिख दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। फिर लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, 4 आइटम आएंगे। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ असेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाली वो नहीं लेकर आए स्पाइरल, वो तो रद्दी में बेच के आइसक्रीम खाएंगे हम। आपने उसके अलग से हाँ, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, हाँ अलग से दिए थे मैंने कैश फ्लो पे। तो वो तो रद्दी में बिक जाएगा ना, एक आइसक्रीम तो आई जाएगी, इतनी स्पाइरल्स तुम्हारे पास इकट्ठी हो गई है ना, तो वो सजाने, तभी तो इसलिए रखा है ना कि रद्दी में बेच देंगे, पढ़ने के लिए थोड़ा रखा है। चलो अब ये आ गई हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होती है, प्लीज ये शॉर्ट फॉर्म में सोच रही थी, कंट्रोल कर रही थी कि मैं ना बोलूं, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया कि ये शॉर्ट फॉर्म्स मैं लिख रही हूं ताकि थोड़ा जल्दी कवर हो जाए, और स्पेस की वजह से आप लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेंगे, प्लीज नहीं लिखेंगे, प्लीज नहीं लिखेंगे। ये है इंक्रीज, मतलब मैं अभी तक भी टेस्ट में देख रही हूँ, मैं समझाते समय ऐसे बोल देती हूँ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। भाई साहब यही बना देते हो, नहीं बनाना ये, ठीक है। तो ये आ गया एड, मैं ऐसे ही बना रही हूँ और तुम नहीं बनाओगे, लेस करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। हमें ध्यान क्या रखना है, करंट लायबिलिटीज में हमें करंट लायबिलिटीज सब लेनी, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो तो नहीं लेनी, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमारी फाइनेंसिंग में आएंगी, तो यहाँ नहीं लेनी। दूसरी चीज, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं लेने यहाँ पे, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं लेने करंट एसेट्स में। और क्या नहीं लेना, अगर लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन एंड एडवांसेस दिए हुए हैं तो वो नहीं लेने, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग में आएंगे, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। अगर है करंट मैच्योरिटी भी नहीं लेनी, हाँ करंट मैच्योरिटी भी नहीं लेनी, क्योंकि वो फाइनेंसिंग में आएंगे, मतलब वही लोन हो गया ना, वो भी एक तरह का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होगी ना। नहीं, कभी भी नहीं आती, आज तक भी नहीं आती, ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स पेड, इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन तो प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड ले लेंगे, और ये हमारा फाइनल ए आंसर आ जाएगा। अगर रिफंड ऑफ टैक्स दिया हुआ है तो ये जो हमारा टैक्स है प्रोविजन, और ये जो टैक्स पेड है, इन दोनों में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे इफ रिफंड ऑफ टैक्स इज गिवन, ठीक है, समझ में आई। ये करंट ईयर का है ना, प्रोविजन ना, अनमोर्टाइज एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग में, हाँ ऑपरेटिंग में कहाँ था, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये रहा नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, इधर प्लस हो जाएगा और माइनस भी होंगे ना, तो बैलेंस शीट की सारी आइटम से इसी एक ही जगह आएंगी, या तो वो ऑपरेटिंग में आएगी या इन्वेस्टिंग में आएगी या फाइनेंसिंग में आएगी। बैलेंस शीट की कोई भी आइटम दो जगह नहीं आएगी, नेवर, ठीक है। ठीक है। अब हाँ बोलो, रिफंड ऑफ टैक्स बेटा, यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स और ये टैक्स पर दोनों फिगर्स में से माइनस कर देते हैं। ये दोनों सेम फिगर, कैसे सेम होंगे, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है गुरु। तो इन दोनों में से अभी तो हमें कितनी देर हुई है क्लास करते हुए, आधा घंटा हुआ है, तुम अभी से ऐसे हो जाओगे। तो फिर इन दोनों में से माइनस कर देंगे, जी ठीक है।
अब बात आती है अगर एडजस्टमेंट गिवन हो तो, इफ एडजस्टमेंट इज गिवन फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है अगर, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है जो कि प्रीवियस ईयर का है, प्रोविजन है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। टू बैलेंस सीडी, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जो कि करंट ईयर का है। अब हमें दो एडजस्टमेंट में से क्या क्या गिवन होगा, या तो ये गिवन होगा टू बैंक अकाउंट, और यहां पे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ये जो दो फिगर्स हैं या तो टैक्स पेड हमें गिवन होगा या प्रोविजन मेड हमें गिवन होगा, कोई दोनों में से एक फिगर हमें गिवन होगी और एक हमें निकालनी होगी, यानी कि टोटल 4 फिगर्स हैं, इन 4 में से कोई 3 फिगर्स हमें गिवन होंगी और एक हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो टैक्स पेड कहाँ करते हैं, ऑपरेटिंग में माइनस, एंड में ये, और प्रोविजन मेड नेट प्रॉफिट में प्लस ये। ठीक है, समझ में आया? पक्का? प्रोविजन फॉर टैक्स का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ले लिया प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का बैलेंस ले लिया। टैक्स पेड में क्या एंट्री होती है, टैक्स पेड हम करते हैं तो क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट होगा, यानी कि टैक्स टू बैंक, तो टैक्स डेबिट हो गया। जब प्रोविजन बनाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन होता है ना एंट्री, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन क्रेडिट हो गया। ठीक है, इन दो फिगर में से कोई एक फिगर गिवन होगी, दूसरी बैलेंसिंग आ जाएगी। समझे? क्लियर? इन्वेस्टिंग में परचेज, ये सारी आइटम जो मैं लिख रही हूँ इन्वेस्टिंग की, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर नहीं है तब भी लिखनी है, जो आइटम गिवन है बस वही लिखोगे, बाकी नहीं लिखोगे, बस आपको पता होना चाहिए। परचेज ऑफ किसी भी तरह की टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट, तो परचेज ऑफ असेट माइनस होगी। ये वाला भ्रम में मत रहना कि असेट आ रही है तो माइनस क्यों कर रहे हैं भाई, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश आ रहा है या जा रहा है इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो कैश तो जा रहा है ना परचेज करने से, और सेल ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट, इसमें हम दोनों में नॉन करंट assets and non current इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स तो हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में चली जाती हैं और इधर से भी करंट एसेट्स हमारे ऑपरेटिंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं सेल परचेज की, वो नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की कर रहे हैं। रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सेल प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और बस हाँ यही प्लस होगा। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग में हमेशा प्रोसीड्स लिखोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, ये प्लस हो गई। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वो प्रीमियम यहाँ ऐड होकर आएगा। अगर हम डिबेंचर्स भी प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट लेस होकर और प्रीमियम ऐड होकर। नेट प्रोसीड्स हमें एक्चुअली में पैसा कितना आ रहा है हमें वो लिखना है। अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम ऐड करेंगे, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो डिस्काउंट माइनस करेंगे। शेयर्स कभी डिस्काउंट पे नहीं इशू होते हैं, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। ठीक है, अब
रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ये माइनस हो गया। इसमें भी अगर हमने प्रीमियम पे रिडीम किया है तो ये अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। कई बार मैं देखती हूँ कि तुम लोग ऐसे लिख देते हो कि अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग से लिख दिया, प्रीमियम और रिडेम्पशन को अलग से लिख दिया। आंसर तो आ ही जाता है क्योंकि, बट वहां पर मार्क्स कटने की गुंजाइश बन जाती है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के फिर स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर घूम फिर के मेरी बात वहीं आती है कि ये स्ट्रैटेजी बनानी सिर्फ तभी आ सकती है जब टेस्ट पेपर देते हो। चलो, अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा, और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। किसी भी तरह का इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर रहे हैं तो माइनस होगा, ठीक है। अगर हमारी कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिखा है और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आइटम करके हमें फाइनेंसिंग का मिल जाता है, ठीक है। कोई भी तरह का और बैंक लोन है तो बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है यानी कि पैसा आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब पैसा जा रहा है। पूरा कंसंट्रेशन हमारा सिर्फ इसी पे होना चाहिए कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। अब फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास एज सच कोई बहुत लेजर अकाउंट्स बनते नहीं है। मेन लेजर अकाउंट्स हमारा ऑपरेटिंग के लिए बनता है या इन्वेस्टिंग के लिए बनता है। अब मैं इन्वेस्टिंग के लिए बना रही हूँ फिक्स एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। वो रिडेम्पशन और अच्छा नहीं, मेरा डाउट था कि जो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं जिनके बॉन्ड डिबेंचर तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, हाँ। ठीक है, शेयर। हाँ, जैसे इसमें भी तुमको ध्यान रखना है कि अगर असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो परचेज हैं और डिक्रीज हो रहे हैं तो वो सेल भी हो सकती है और डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। पहली बात तो आपको कंफ्यूजन इतनी देंगे नहीं, आपको मेंशन नहीं होगा। बट अगर मान लो आपको खुद से एज्यूम करना भी पड़ जाए तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट हो, मान लो बिल्डिंग है 4 लाख से 3,80,000 हो गई, दैट इज जस्ट 5% डिक्लाइन, तो ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। लेकिन 4 लाख से 1 लाख रह गई तो डेप्रिसिएशन 3 लाख तो नहीं हो सकता ना, तो उसे सेल ले लिया। बट लैंड अगर है तो लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड, वो अगर 4 लाख से 380 आ गई तो हम तब भी उसे सेल ही लेंगे, हम उसे बिल्कुल भी वो नहीं लेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है बस आपको। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तुमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेके ट्रीट कर दिया ना। मैंने कहा ना कि चाहे वो प्रॉफिट पे सेल हो चाहे लॉस पे सेल हो, उसका इन्वेस्टिंग पे कोई मतलब नहीं। इन्वेस्टिंग में तो प्रोसीड्स डाल दें कि हमने कितने पे सेल किया है, जो अमाउंट पे सेल किया उसे प्रॉफिट और लॉस से कोई वो और नॉन ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। फिक्स एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। अगर इसे हम कह सकते हैं कि व्हेन नो बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन। अगर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई बैलेंस गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो असेट्स हैं वो बुक वैल्यू पे शो हो रही हैं, ठीक है। अब अगर वो बुक वैल्यू पे शो हो रही हैं तो डेबिट में टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का हो गया और ये हमारा करंट ईयर का हो गया। अब मशीनरी अकाउंट किस किस रीजन से डिक्रीज होगा, बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन है, चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, फिर बाय बैंक सेल, बाय लॉस ऑन सेल, यहाँ पे टू बैंक
परचेज टू गेन ऑन सेल। ये तो नॉर्मल फिगर्स हैं जो कि यही आती हैं जब क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ एक्सेप्शनली अगर कुछ उन्हें ऐसा देना हो, कुछ डिफरेंट देना है, तो हो सकता है हमने जब ये परचेज किया है तो उसके बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर या क्रेडिट पे परचेज किया तो वेंडर, ये सब भी हो। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम लिख देंगे। मतलब बहुत रेयरली है, आज तक एक या दो बार ही आया हुआ है इतने सालों में, मतलब कि इस तरह से दे दें। जनरली ऐसे ही आता है कि नो फ्लो वाले उसमें आता है, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पॉइंट नहीं आता, बहुत रेयरली आता है, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आता है तो आप यहाँ लिख दोगे उससे, फिर बैलेंसिंग फिगर को परचेज निकालोगे या गेन ऑन सेल या कुछ भी। एट ए टाइम एक ही लेजर में लॉस या गेन दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक मशीन पे या तो सेल होगी या मतलब एक मशीन जब सेल करेंगे या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों कैसे हो सकते हैं। अब इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज ये तुम्हारा ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा और ये भी ऑपरेटिंग में प्लस होगा। मतलब क्रेडिट साइड की सारी आइटम प्लस में जा रही हैं कैश फ्लो में, डेबिट साइड की सारी आइटम माइनस में जा रही हैं। परचेजेस इन्वेस्टिंग में माइनस, गेन ऑन सेल इन्वेस्टिंग में माइनस, और ये तो नो फ्लो है ही। ठीक है, सॉरी ऑपरेटिंग में माइनस, सॉरी ऑपरेटिंग में माइनस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में, अब अगर तुम्हें फिक्स एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बनाना हो, यानी कि व्हेन बैलेंसेस ऑफ accumulated depreciation is given, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ डेबिट के बैलेंसेस ऐसे के ऐसे रहेंगे। टू बैलेंस बीडी, टू बैंक, टू गेन, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और वेंडर, सब एज इट इज रहेगा। क्रेडिट में बाय, बस एक ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है इसको छोड़ दोगे, इसकी जगह आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कौन सी फिगर है, ये है डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। जो भी हम असेट सोल्ड कर रहे हैं उस पे हमने टोटल अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। अब बाकी सारी आइटम ऐसे इट रहेंगी, बाय बैंक, बाय लॉस और बाय बैलेंस सीधी। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हैं, तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वन एंड सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, अब इसका बैलेंस बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। ये जो अमाउंट है ये यहां आ गया, टू असेट अकाउंट, और जो ये फिगर थी जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर था, जो हमने वहां नहीं लिखा वो यहां लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्लेसिंग कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं होगी, कैश फ्लो में प्लेसिंग वैसे ही होगी। यही डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारा कैश फ्लो में नॉन कैश आइटम में आ जाएगा। यही बैंक इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस, बैंक इन्वेस्टिंग में माइनस, गेन ऑपरेटिंग में माइनस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस। प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, चाहे हम ये करें या ये करें। हमें कैसे पता लगेगा हमें किस पे बनाना है, हमें अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन हैं तो हम ये बनाएंगे। कभी भी ये मत सोचना कि चलो शॉर्टकट ले लें और फाइनल हम बना लें, मत लेना शॉर्टकट, दोनों बनाना। ठीक है, वर्किंग नोट्स बनाना इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। गॉट इट, समझ में आया।
पक्का? तो ये सारा आपका था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। और कोई कॉन्सेप्ट जो हमने मिस कर दिया हो गए सारे? कुछ मिस तो नहीं किया ना? वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, उसका कहीं नहीं जाएगा ना उसको। ये जाएगा ना बेटा? नहीं नहीं नहीं, दोनों जगह आ गया। कोई बचा है कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से? हाँ हाँ, कि डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इक्विटी पे डिविडेंड कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो हम हमेशा कौन से बैलेंस पे लेते हैं? ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी तरह का इशू, किसी भी तरह का रिडेम्पशन, ये सब एट द एंड ऑफ द ईयर ही हुआ है। ठीक है, हमें मान के चलते हैं कि एनी चेंज इन शेयर्स, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स ये एट द एंड ऑफ द ईयर ही हुआ है। तो पूरे साल जो बैलेंस रहा है वो कौन सा रहा है? ओपनिंग बैलेंस रहा है। तो हम ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट या डिविडेंड। अगर हमें स्पेसिफिकली लिखा है कि ये हमने ईयर के बिगिनिंग में शुरू किया, इशू कर दिया, तो हम क्लोजिंग बैलेंस पे लेंगे। या डिबेंचर्स के केस में ये लिखा है कि हमने 1 जुलाई को इशू किए, तो 3 महीने हम पुराने वाला अमाउंट पे लेंगे ओपनिंग बैलेंस पे, और आगे के 9 मंथ्स हम क्लोजिंग बैलेंस पे लेंगे। जुलाई में अगर इशू किया है 3 और 9 मंथ्स का हो गया ना, ओपनिंग बैलेंस पे 3 मंथ्स और क्लोजिंग बैलेंस पे 9 मंथ्स। जुलाई 1 के बाद 9 मंथ्स बचते हैं ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट, अच्छा पॉइंट याद दिलाया, मिस हो गया था। और बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में वो ऑपरेटिंग में आ जाती हैं। जो हम इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम है जो भी है हमने ऊपर ऐड कर दिया क्लेम को, फिर लास्ट में माइन। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने पे तो हम मान के चलते हैं कि हमने जो भी शेयर्स या डिबेंचर्स जो भी इशू किया वो प्रीमियम पे इशू किए, तो उसमें ऐड कर देंगे। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ उससे राइट ऑफ किया है, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा तो उससे निकल जाएगा कि इतना राइट ऑफ किया है, तो उसे हमें ऑपरेटिंग में दिखाने की जरूरत नहीं। मान लो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है मान लो, तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब हमने कोई भी डिबेंचर्स और शेयर्स इशू किए हैं वो प्रीमियम पे किए हैं, दैट्स इट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स से जो उससे राइट ऑफ किए हैं, या अंडर राइटिंग कमीशन हमें कुछ लिखा होगा वो हमने राइट ऑफ कर दिया। अब नॉर्मली हम ये जो राइट ऑफ है ये ऑपरेटिंग में दिखाते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया तो हम ऑपरेटिंग में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो फिर P&L में तो उसका यूज ही नहीं हुआ ना। भाई प्रॉफिट एंड लॉस में हम ऐड बैक क्या कर रहे हैं? जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस किया वही तो ऐड बैक कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने लॉस ऑन इशू या अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ ही नहीं किया P&L से, वो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, तो फिर उसको हम दिखाएंगे ही क्यों ऑपरेटिंग में? जब हमने राइट ऑफ ही नहीं किया तो ऐड बैक क्यों करेंगे? हम दिखाएंगे ही नहीं, उसे छोड़ देंगे। हाँ, अगर राइट ऑफ उससे हुआ है तो अगर क्वेश्चन में गिवन होता है, हाँ, कोई पहेली नहीं है, मैंने कहा ना कोई रिडल्स नहीं होंगे। देखो जो तुम्हारे बैक क्वेश्चन नंबर 53 है, 55 जो तुम लोग कह रहे हो, ये ध्यान रखो कि ये पूरा फुल फ्लेज ट्यूशन जैसा बुक में दिया हुआ है, ये तुम्हारे बोर्ड्स में कभी नहीं आने वाला। ठीक है, उसका कारण ये है कि 6 नंबर में वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे। ये क्वेश्चन तब जरूर आ जाता था जब 8 नंबर का कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन बड़े वाला आता था। तो पहले 8 नंबर का पूरा बड़ा क्वेश्चन आता था जब बोर्ड्स में मैक्सिमम मार्क्स 8 नंबर हुआ करते थे। अब 6 हो गए ना तो नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हाँ इसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो तो आ ही सकती हैं, तो मैं तुम्हें एडजस्टमेंट सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि 53 की एडजस्टमेंट्स बता रही हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग। अब जैसे ही हमने ये आधा सेंटेंस पढ़ा हमें ये समझ में आ गया कि हमें मशीनरी अकाउंट तो बनाना ही है। अब हमें ये देखना है कि नोट्स टू अकाउंट में क्या कहीं भी मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है? नहीं गिवन। तो यानी कि हमारे पास, आप हमेशा वर्किंग नोट्स पहले बना लो, उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। और उस पेज पे वर्किंग नोट्स बना के उस पेज को बचा हुआ जो रहता है उसे ब्लैंक छोड़ दो और अगले पेज से स्टार्ट करो मेन सॉल्यूशन लिखकर। ठीक है, तो ये हमने बनाया मशीनरी अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट में फर्स्ट फिगर क्या आएगी? टू बैलेंस बीडी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मत सोचना कि एडजस्टमेंट तो मशीनरी की दी हुई है, मशीनरी तो गिवन ही नहीं है। ये मुझसे किसी ने तो टेस्ट के बीच में डाउट पूछा था कि आपने मशीनरी सोर्ट दे दिया, मशीनरी तो गिवन ही नहीं। अरे क्या 53 करा रहे हैं, 55 53? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है 6,20,000। पूरा फॉर्मेट नहीं भी बनाओ तो भी रुपीस जरूर लिख देना। वर्किंग नोट्स हैं तो तुम लोग वर्किंग नोट्स में शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो, बट ऐसे शॉर्ट फॉर्म जो अंडरस्टैंडेबल हो, बहुत ज्यादा ही जिंजी लैंग्वेज मत यूज कर लेना। बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 860, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है? कॉस्टिंग रुपीज 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 20,000। यानी कि कॉस्ट अगर 60,000 है, डेप्रिसिएशन 20,000 है, तो बुक वैल्यू 40,000 हो गई। आगे क्या बोला है? 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू पे हमने सोल्ड किया, तो सेल कितने में किया? 20,000 में, तो लॉस कितना हो गया? 20,000। तो हम यहां लिखेंगे बाय बैंक 20, बाय लॉस ऑन सेल 20, और नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड बाय डेप्रिसिएशन 60। कितना हो गया ये? 9,60,000। तो टू बैंक, ये आ गया परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। कितनी आ गई? नहीं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टंजिबल एसेट्स, वो जो 20,000 था वो तो असेट सोल्ड पे था। वो डेप्रिसिएशन तो यहाँ तब आता है ना जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बना ही नहीं रहे, तो यहाँ कौन सा वाला आएगा? जो फिक्स एसेट अकाउंट बनता है बुक वैल्यू पे, पहले वाला केस, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में कितना आ गया? ये 340। अब इनकी प्लेसमेंट कैसे होगी? बैंक ये वाली फिगर इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में, और ये हमारी इन्वेस्टिंग में माइनस। ऐसे इनकी प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 45,000। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस बीडी कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 40, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 50। हमें बोला है इनकम टैक्स 45,000 प्रोवाइड किया, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 45, 85। कितना टैक्स पे किया हमने? टू बैंक बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड 35,000। हाँ, मशीनरी अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस लिखा, ये क्लोजिंग बैलेंस लिखा। हमें क्वेश्चन में बोला कि 60,000 जो कॉस्ट थी उस पर 20,000 डेप्रिसिएशन हमने लगाया था उस मशीनरी पे, तो यानी कि बुक वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 40,000। 50% ऑफ बुक वैल्यू पे हमने सेल किया,
यानी कि 20,000 में सेल किया तो 20,000 का लॉस हो गया। फिर हमने यहाँ लिख दिया बैंक जो सेल किया, लॉस ऑन सेल। ये डेप्रिसिएशन हमें बुक में दिया हुआ है कि चार्ज हमने टोटल डेप्रिसिएशन जो किया था वो 60,000 किया था, तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, अब इसमें जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग में एंड में माइनस कर देंगे और ये नेट प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। ठीक है, आगे है एडिशनल डिबेंचर्स issued at par 1st October 2024 and bank loan repaid on the same date। अब यहाँ पे हमें देखना है डिबेंचर्स हमने इशू किए 1 अक्टूबर, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जो ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 उस पे 8% 6 महीने का, और जो क्लोजिंग बैलेंस है 2,60,000 उस पे 8% 6 महीने का, कितना आ गया? 1,50,000 पे 8% 6 महीने का कितना हुआ? 12,000, और 12,000 का आधा कर दिया 6,000। इधर 2,60,000 पे 8% कितना हो गया? कितना आ रहा है? 2,600 इंटू 4, ये 260 तो दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में दे रखा होगा ना डिबेंचर्स, तो 10,800 हो गया। ठीक आया ये? ठीक आया? सो रहे हो तुम लोग बिल्कुल पक्का? कैलकुलेट किसी ने किया नहीं है, बस बोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ जरूर नहीं है कि मैंने किया तो सही होगा, ह्यूमन एरर तो हो ही सकती है। आगे बैंक लोन कितना था? 8%, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बैंक लोन पे 50,000 पे 8% 6 महीने का, और क्लोजिंग बैलेंस 40,000 पे 8% 6 महीने का। तो कितना हो गया? 2,000, 16,000 नहीं, ये 1,600। 16,400। तो ये जो इंटरेस्ट है ये कहाँ कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है, ठीक है। फिर आया है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख से 2 लाख हो गए और एट द एंड ऑफ द ईयर ही है, तो हम क्या करेंगे? 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स 5% प्रीमियम यानी कि 5,000, 1,05,000 तो हम फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे, 5,000 ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। ठीक है, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आया? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर है तो पूरे साल कौन से प्रेफरेंस शेयर्स रहे हैं? 3 लाख रहे हैं, तो 3 लाख पे 10%, 30,000 नेट प्रॉफिट में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। कौन सा वाला? देखो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला। अच्छा देखो, 1 लाख की फेस वैल्यू थी जो हमने रिडीम किया है, 5% प्रीमियम पे किया है, तो 1 लाख का 5% इस 5,000, तो टोटल 1,05,000 हम पैसा दे रहे हैं, तो वो तो फाइनेंसिंग से माइनस हो गया। 5,000 जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग में प्लस हो गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख फेस वैल्यू कहाँ पर है?
ये 3 लाख से 2 लाख हो रहे हैं ना, तो 1 लाख कम हो रहा है ना वैल्यू, तो 1 लाख रिडीम कर रहे हैं ना। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि हमने एट द एंड ऑफ द ईयर रिडीम किया है, तो 3 लाख जो डिविडेंड शेयर्स थे वो पूरे साल रहे हैं, तो 3 लाख पे 10% 30,000 जो नेट प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। वो 5 लाख का अमाउंट इसमें 1 लाख का 5%। डिविडेंड का भी चीज़ डिविडेंड 3 लाख पे 10% निकाल दिया ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि रिडेम्पशन तो क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है ना, तो पूरे साल कौन सा अमाउंट रहा है, ओपनिंग बैलेंस, तो और 10% प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है ना, तो यानी कि 10% रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, तो 3 लाख पे 10% 30,000 हो गया, तो वो 30,000 नेट प्रॉफिट में प्लस किया और फाइनेंसिंग में माइनस किया। मुझे थर्ड पॉइंट में वो समझ नहीं आया कि हमने दोनों सारे के अमाउंट्स का क्यों निकाला इंटरेस्ट, मतलब क्योंकि हमारा बुक में पढ़ो एडजस्टमेंट 1 अक्टूबर को हम रीपे कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को इशू कर रहे हैं, तो 6 महीने पुराना वाला बैलेंस रहा, 6 महीने नया वाला बैलेंस रहा, इसलिए है कि ये जो 5,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन है ना, ये तुम्हें नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेस हुआ है, तो अब अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेस हुआ है तो हम इसको ऑपरेटिंग में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेस हुआ है ना, प्रॉफिट्स में से लेस हुआ ही नहीं, जब प्रॉफिट्स में से लेस ही नहीं हुआ तो हम उसे ऐड क्यों करेंगे, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें पूरे 10,000 दिखाए हुए हैं कि 10,000 आया, इंक्रीज हुआ। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज क्यों होगा, जब हम कोई शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करेंगे प्रीमियम पे, तो डिबेंचर्स तो हम रीपे कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू थोड़ा कर रहे हैं। देखो डिबेंचर्स की वैल्यू तो बढ़ रही है कि घट रही है, डिबेंचर की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, और शेयर्स की वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। डिबेंचर्स भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, शेयर्स भी हमारे इक्विटी शेयर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं 1 लाख, और हमें ये कहीं पे भी नहीं बताया हुआ कि प्रीमियम किस पे लगाना है, डिबेंचर्स पे या शेयर्स पे, तो हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमें लिखा है एडिशनल डिबेंचर्स इशूड एट पार, यानी कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि डिबेंचर्स तो इशूड एट पार हुए हैं, यानी कि जो भी प्रीमियम आया है सिक्योरिटीज प्रीमियम वो किस पे आया है, शेयर्स पे आया है। तो हम जब इक्विटी शेयर्स का लिखेंगे, जब इसका फाइनेंसिंग बनाएंगे, लिख लिया, मिटा दूं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 1 लाख प्लस 10,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिखेंगे, ये हो गया 110, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 15 माइनस डिबेंचर्स कितने हैं 8%, 8% डिबेंचर्स कितने से इशू हो रहे हैं, 1,10,000 से। डिबेंचर इंटरेस्ट 16,400, बैंक लोन डिक्रीज हो रहा है, बैंक लोन 10,000, रीपे हो रहा है तो माइनस, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन माइनस, क्योंकि रीपे हम मतलब पेमेंट कर रहे हैं, और प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा 30,000, ये भी हम पे कर रहे हैं। तो हमेशा जो फाइनेंसिंग होता है वो तुम्हारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में से निकल कर आता है, ऑपरेटिंग तुम्हारा दोनों तरफ से आता है, और इन्वेस्टिंग तुम्हारा असेट्स में से निकल कर आता है। यानी कि बैलेंस शीट में अगर ये आ जाए कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर हमेशा जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में से आएंगे, इन्वेस्टिंग के सारे कंपोनेंट्स तुम्हारे असेट्स में से आएंगे, और ऑपरेटिंग में दोनों तरफ के कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के फाइनेंसिंग में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर दिया, हमने डिबेंचर्स कर दिया, हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कर दी, ठीक है। हमने एक मिनट, हमने डिबेंचर इंटरेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कर दिया, प्रीमियम और रिडेम्पशन कर दिया, और प्रेफरेंस डिविडेंड कर दिया। इक्विटी के डिविडेंड की हमें कोई बात नहीं की गई है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ बोलो अब।
स्पेशली इक्विटी शेयर्स है उनने टेक ऑफ लार्ज प्रीमियम का हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। समझ में आया? इसका फाइनेंसिंग कैसे बन रहा है? क्लियर हो गया? मुझे एक डाउट है जैसे कि इसमें इक्विटी शेयर है उसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वैल्यू है वो उसमें हम ऐड कर रहे हैं मतलब जब इक्विटी शेयर डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं ना, देखो ना, 4,50,000 से 5,50,000 हो रहे हैं ना, तो इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने शेयर्स इशू किए हैं। इशू किए हैं तो मतलब प्रीमियम पे इशू किए हैं, क्योंकि डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं या शेयर्स इशू हो रहे हैं इक्विटी। अब डिबेंचर्स तो उसमें लिखा है एट पार इशू हो रहे हैं, यानी कि इक्विटी शेयर से तो प्रीमियम पे इशू है। तो फिर वो फाइनेंसिंग में जाते हैं तो फिर जो मतलब जो परचेज ऑफ सिक्योरिटी होती है वो तो इन्वेस्टिंग है। मतलब- सिक्योरिटी परचेज करने का मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं, बस। और फाइनेंसिंग में उसका जब हम इशू या फिर वो करते हैं तब वो उसमें आता है। हाँ, सिक्योरिटी परचेज करना मतलब आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो तो इन्वेस्टिंग में जाएगा ना।